Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Sociology PGT and GIC Prakta Sociology, discuss about mechanical solidarity and organic solidarity. Now, before wasting our time, we will start our new lecture. Causes of division of labor, sociological explanation. श्रम विभाजन के प्रकार की विवेचना के पश्चात अपने ग्रंथ के दूसरे खंड में दुर्खाइम श्रम विभाजन के कारकों और दशाओं और परिणामों की व्याख्या करता है। कारकों की व्याख्या से पूर्व वह एक पूरा अध्याय केवल इस विचार पर खंडन करने के लिए लिखता है कि सुख वृद्धि की इच्छा या आनंद प्राप्ति श्रम विभाजन के विकास का कारण नहीं है। मनुष्य अपने सुख में निरंतर वृद्धि करना चाहता है। श्रम विभाजन कार्यकुशलता और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के द्वारा विज्ञान, कला, उद्योग में प्रगति होती है। इसके परिणाम स्वरूप भोगोपभोग की सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। वैभव और संपत्ति की वृद्धि मनुष्यों के सुख में वृद्धि करती है। इसका अर्थ है कि अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा ने ही मनुष्यों को श्रम विभाजन करने की प्रेरणा दी है। दुर्खाइम इस विचार से सहमत नहीं है। दुर्खाइम का श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। उनकी पद्धति के अनुसार सामाजिक तथ्य की व्याख्या अन्य सामाजिक तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। सुख एक व्यक्तिगत तथ्य है। सुख की इच्छा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विषय है, समाजशास्त्री विवेचना का नहीं। अतः दुर्खाइम इस मत को स्वीकार नहीं करता है। श्रम विभाजन का कारण मनुष्यों की सुख वृद्धि की इच्छा। दुर्खाइम ने श्रम विभाजन की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर की। उसने श्रम विभाजन के कारकों की खोज सामाजिक जीवन की दशाओं और उनसे उत्पन्न सामाजिक आवश्यकताओं में की। इस दृष्टि से उसने श्रम विभाजन के कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक प्राथमिक कारक और दूसरे द्वितीयक कारक। श्रम विभाजन के प्राथमिक कारकों के रूप में दुर्खाइम ने जनसंख्या की वृद्धि और उससे उत्पन्न परिणामों को मान्यता दी। श्रम विभाजन के द्वितीयक कारकों में प्रथम सामान्य आत्मा की बढ़ती हुई अस्पष्टता और दूसरा पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव है। इस प्रकार दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के तीन प्रमुख कारकों की व्याख्या की: जनसंख्या के आधार और घनत्व में वृद्धि, सामूहिक आत्म का उत्तरोत्तर ह्रास और पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव। दुर्खाइम का मत है, यदि जातियों की व्यवस्था व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामाजिक हित के विपरीत होती है, कोई भी कारीगरी इसे जीवित नहीं रह सकती थी। किंतु पैतृकता का संबंध संरक्षण से है, स्थायित्व से है और श्रम विभाजन परिवर्तन और गतिशीलता की मांग करता है। दुर्खाइम के शब्दों में परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन के विकास के लिए मनुष्यों के लिए पैतृकता का जुआ उतार कर फेंकना आवश्यक था। इस प्रकार प्रारंभ में चाहे पैतृकता श्रम विभाजक के सहायक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण रही हो, लेकिन पैतृक गुणों के आधार पर निश्चित व्यवस्था के रूप में कठोरतापूर्वक व्यवसायों का निर्धारण या श्रम का विभाजन कर देने से परिवर्तन का स्वतंत्रतापूर्वक कार्यों के चयन का तथा नवीन कार्यों के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन के प्राथमिक और द्वितीयक कारकों की विशद व्याख्या करने के उपरांत दुर्खाइम इसके विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि प्रकार और परिणाम दो पृथक पृथक शब्द हैं।
ऐसे बहुत से तथ्य जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से श्रम विभाजन के प्रकार मालूम होते हैं, वास्तव में इसके परिणाम हैं। इसी प्रकार सामान्य दृष्टिकोण से बहुत से ऐसे तथ्य जो श्रम विभाजन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक प्रतीत होते हैं, दुर्खाइम के द्वारा परिणामों के रूप में स्पष्ट किए गए। सभ्यता का विकास, प्रगति और स्वावलंबी समाज रचना इत्यादि श्रम विभाजन के अनेक परिणामों की ओर दुर्खाइम ने संकेत किया है। प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण, सभ्यता का विकास और सामाजिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन, नवीन समूहों की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता, व्यक्तिवादी विचारधारा, प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव, स्वावलंबी सामाजिक एकता। नाउ द एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पुस्तक के तृतीय और अंतिम भाग में दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की व्याख्या की। अन्य सामाजिक तथ्यों की भांति श्रम विभाजन की कुछ व्याधिकी दृश्यों में प्रकट होता है। दुर्खाइम ने ऐसे 3 असामान्य स्वरूप की चर्चा की। श्रम विभाजन का प्रकार समाज में स्वावलंबी एकता उत्पन्न करता है। जिन स्थितियों में श्रम विभाजन अपने इस प्रकार को पूर्ण नहीं करता, अर्थात श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, उन्हें दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहा। यद्यपि सामान्यतया श्रम विभाजन सामाजिक एकता उत्पन्न करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके भिन्न और विपरीत परिणाम होते हैं। दुर्खाइम के विचार से यह श्रम विभाजन का दोष नहीं है। कुछ अन्य कारण ऐसे होते हैं जो श्रम विभाजन को मार्ग से विचलित कर देते हैं। इमाइल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के निम्नलिखित 3 प्रमुख असामान्य स्वरूपों के मार्ग से विचलित कर देते हैं। इमाइल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के निम्नलिखित 3 प्रमुख असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। आदर्शहीन श्रम विभाजन, इसका संबंध आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र से है। आदर्शहीन श्रम विभाजन के कारण उत्पादन की एकता और विज्ञानों की एकता नष्ट हो जाती है। बलात् श्रम विभाजन विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच संघर्ष को जन्म देकर सामाजिक एकता को नष्ट करता है। श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप, जिसमें अपर्याप्त व्यक्तिक क्रिया के कारण श्रम विभाजन सामाजिक एकता उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता। क्रिटिसिज्म, समालोचना। दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक विकास की व्यवस्था की। आर के मर्टन ने उसके विकासवादी सिद्धांत की आलोचना की। दुर्खाइम ने प्राचीन खंडात्मक समाजों को एक छोर पर रखा है और आधुनिक समाजों को दूसरे छोर पर, और इस प्रकार सामाजिक जीवन के विकास की रेखीय विवेचना कर दी। समाजों का समानताओं पर आधारित यांत्रिक एकता से श्रम विभाजन पर आधारित स्वावलंबी एकता की ओर बढ़ना ही सामाजिक विकास है। दुर्खाइम के विचार से धर्म का ह्रास, सामाजिक आत्मा का शिथिल होना, प्रतिकारी कानून का विकास, यांत्रिक एकता के स्थान पर स्वावलंबी एकता का विकास इत्यादि लक्षणों के आधार पर सामाजिक विकास को समझा जा सकता है। लगता है कि स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत ने दुर्खाइम की व्याख्या को प्रभावित किया है। यह कहना अनुचित न होगा कि दुर्खाइम ने धर्म के पतन को भी श्रम विभाजन का परिणाम बताकर और सामाजिक विकास प्रत्येक अवस्था और क्षेत्र को श्रम विभाजन के आधार पर स्पष्ट करके बलपूर्वक अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास किया है। केवल श्रम विभाजन को समस्त सामाजिक विकास का कारण बताकर दुर्खाइम ने अत्यंत जटिल समस्या की अत्यंत सरल व्याख्या करने का प्रयास किया, जो उचित नहीं है। इस यूनिट को समाप्त करते हुए हम अगली यूनिट का प्रारंभ कर रहे हैं, द थ्योरी ऑफ सुसाइड। दुर्खाइम की ली सुसाइड 1897 नामक पुस्तक आत्महत्या पर एक अनुपम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में आत्महत्या से संबंधित कितने ही आंकड़ों को एकत्रित करके आपने प्रमाणित करने का प्रयत्न
किया है। आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है। इस प्रकार आत्महत्या का सांख्यिकी आधार पर दुर्खाइम ने प्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। दुर्खाइम ने आत्महत्या से संबंधित अधिकांश स्वीकृत सिद्धांतों को अस्वीकार किया। इनका कथन है कि मानसिक कारण, वंशानुक्रम, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता आदि के आधार पर आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी कारक वैयक्तिक हैं, जबकि आत्महत्या मूल रूप में एक सामाजिक घटना है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दुर्खाइम के निष्कर्ष हैं। आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग समान रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्याएं करते हैं। कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में आत्महत्याओं की दर अधिक पाई जाती है। गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं करते हैं। कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले अधिक आत्महत्याएं करते हैं। अविवाहित, विवाह विच्छेद द्वारा पृथक, विधवा और विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। विवाहितों में भी बच्चे वाले व्यक्तियों की तुलना में वे लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते या पैदा होकर मर जाते हैं। दुर्खाइम ने आत्महत्याओं के 3 प्रकार बतलाए हैं। ईगोइस्टिक सुसाइड। इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध इतना ढीला, अव्यवस्थित या बंधन मुक्त होता है कि व्यक्ति अपने को अपने सामूहिक जीवन से पृथक या उखाड़ फेंका हुआ पाता है। यह परिस्थिति अति व्यक्तिवाद या अहमवाद के कारण होती है, जबकि सब लोग अपने अपने कार्यों में या स्वार्थ सिद्धि हेतु इतना अधिक व्यस्त रहते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को एकाकीपन अनुभव होता है और उसे लगने लगता है उसकी अपेक्षा या अवहेलना की जा रही है। इस संसार में चाहे उसका यह संसार केवल परिवार हो या कोई अन्य समूह अथवा समग्र समाज, उसका अपना कोई नहीं जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो। यह परिस्थिति अहम के लिए अपमानजनक, और इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए व्यक्ति आत्महत्या का सहारा लेता है। आधुनिक युग में इस तरह की आत्महत्याएं उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं कि आधुनिक समाज की प्रत्येक विशेषता व्यक्तिवादिता, अवैयक्तिक संबंध और स्वार्थी मनोभाव। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी आत्महत्याएं। यह अहमवादी आत्महत्या का विपरीत रूप है। परार्थवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज या समूह का संबंध इतना अधिक घनिष्ठ हो जाता है कि समाज का समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नहीं रह जाता और वह जो कुछ भी देखता है, सोचता है, करता है, वह सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से करता है। ये केवल समूह का सदस्य रह जाता है और कुछ भी नहीं। इस कारण समूह के लिए उसे आत्म बलि देने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या का औचित्य 2 आधारों पर स्थिर किया जाता है। पहला नैतिक आधार और दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार। जौहर, सती और शहीद इसके उदाहरण हैं। जापानी रिवाज हाराकीरी परार्थवादी आत्महत्या का अच्छा दृष्टांत है। विसंगत आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड, दुर्खाइम द्वारा चर्चित आत्महत्याओं का तीसरा प्रकार विसंगत आत्महत्या है। स्पष्ट है कि विसंगति की स्थिति के कारण जटिल होने वाली आत्महत्याओं को ही
विसंगत आत्महत्या कहा जाता है। दुर्खाइम के शब्दों में विसंगति आदर्श विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है। एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति समाज में एकाएक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और इस प्रकार के एकाएक परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थिति के साथ हो सकता है कुछ लोग अपना अनुकूलन करने में असफल रहें और उनके व्यवहार में आदर्श न्यूनता और अस्वाभाविकता पनप जाए, जो कि अंततः उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, समाजशास्त्री पद्धति के नियम इमाइल दुर्खाइम की दूसरी पद्धति कृति है, जिसे समाजशास्त्र के शास्त्रीय ग्रंथ की संज्ञा दी गई। इससे पूर्व उसका शोध ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन, जिस पर उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई, प्रकाशित हो चुका था। दुर्खाइम ने अपने उद्देश्य के अनुरूप इस पुस्तक में दो समस्याओं की व्याख्या की। प्रथम तो उसने समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करने की विशिष्ट और उपयुक्त विषय सामग्री का निर्धारण किया और द्वितीय प्राकृतिक विज्ञानों की प्रत्यक्षवादी तथ्यात्मक अध्ययन पद्धति की रूपरेखा और इस पद्धति के सफल प्रयोग के लिए नियमों का निर्माण किया। दुर्खाइम ने वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया की पद्धति की व्यवस्था के अनुसार ही समाजशास्त्री पद्धति के नियम की विषय सामग्री का विभाजन किया है। उसे 6 अध्याय, एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के 6 प्रमुख चरण कहे जा सकते हैं। प्रथम अध्याय में दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसके लक्षणों की व्याख्या की है। दूसरे अध्याय में उसने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में दुर्खाइम सामान्य और व्याधिकी तथ्यों का विश्लेषण, चतुर्थ अध्याय में वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या, पांचवा अध्याय जो आकार में अपेक्षाकृत विस्तृत है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या से, तथा छठा अध्याय निर्वचन एवं सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित है। अंतिम अध्याय में दुर्खाइम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। सामाजिक तथ्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। समूह की चेतना से संबंधित वे तथ्य जो मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और जिनके दबाव के कारण समाज के व्यक्ति और समूह क्रियाएं करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। ये सामाजिक घटनाएं ही वास्तव में समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की विस्तृत परिभाषा करते हुए लिखा है, एक सामाजिक तथ्य क्रिया करने का प्रत्येक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, जो समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है किंतु साथ ही साथ व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। सामाजिक तथ्य मनुष्यों की क्रियाओं से संबंधित घटनाएं, क्रिया करने के तरीकों में मानव व्यवहार के वे सभी पक्ष सम्मिलित हैं, उसके विचार, अनुभव या क्रिया से संबंध रखते हैं। ऐसी सामाजिक घटनाएं स्थायी हो सकती हैं और अस्थायी भी, लेकिन किसी समूह में इन घटनाओं में बहुत कम हेरफेर होता है। किसी समाज में आत्महत्याओं की, विवाहों की, मृत व्यक्तियों की संख्या में बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है, अर्थात साधारणतया इन घटनाओं की वार्षिक दर प्रायः स्थिर रहती है, अतः इन्हें सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है।
दुर्खाइम ने क्रिया करने के तरीकों में निवास करने, रहने के तरीकों को भी शामिल किया है। नगरों में अधिक जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना सामाजिक तथ्य जो मनुष्यों के व्यवहार करने के एक विशिष्ट तरीके के प्रति झुकाव को व्यक्त करता है। उक्त विवेचन से सामाजिक तथ्यों की 3 प्रमुख विशेषताएं उभर कर आती हैं। बाह्यता या बाहरीपन, बाध्यता या दबाव, सामान्यता एक्सटेरियोरिटी। सामाजिक तथ्य पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति उसे एक बाहरी वस्तु के रूप में स्वीकार करता है या प्रयोग करता है, जिसका अपना पृथक अस्तित्व है और जो किसी भी व्यक्तिगत चेतना के अधीन नहीं होती। सामूहिक जीवन या सामूहिक चेतना जो सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति और विकास के लिए उत्तरदायी है, मनुष्यों की व्यक्तिगत चेतनाओं से पृथक एक बाहरी अस्तित्व है। अतः सामाजिक तथ्य भी व्यक्तिगत तथ्यों से ऊपर एक बाहरी वस्तु है। दुर्खाइम के शब्दों में अतः ये क्रिया करने, विचार करने और अनुभव करने के तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना से बाहर निवास के विशिष्ट तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। बाध्यता या दबाव। सामाजिक तथ्य का बाहरीपन उनकी शक्ति का परिचायक है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तु होने के कारण उस पर विशिष्ट प्रकार से व्यवहार करने के लिए दबाव डालता है। यह दबाव या बाध्यता सामाजिक दूरी की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक तथ्यों से जो वातावरण उत्पन्न होता है वह मनुष्यों के व्यक्तित्व पर कुछ दबाव डालता है, जिसके कारण वे निश्चित प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। सामूहिक चेतना का विकास वैयक्तिक चेतनाओं के सम्मिलन और संगठन से होता है। अतः संभावित सामूहिक चेतना की शक्ति किसी भी वैयक्तिक चेतना से कहीं अधिक होती है। इस शक्ति की इच्छा और उसके दबाव के द्वारा ही व्यक्ति व्यवहार करता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य उन शक्ति संपन्न सामाजिक स्थितियों की अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति पर नियंत्रण रखती है। सामान्यता, जनरलिटी। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों की परिभाषा में सामान्यता के गुण पर भी बल दिया। उनके विचार से सामाजिक और व्यवहार का वह तरीका है जो किसी विशिष्ट समाज में समान रूप से पाया जाता है। दुर्खाइम का कहना है कि यद्यपि मनुष्य का शरीर परमाणुओं या कोष्ठों का योग है, किंतु कोष्ठों की विशेषताओं के आधार पर मनुष्य की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। समाज भी व्यक्तियों के गुणों का योग मात्र नहीं है। सामाजिक तथ्य एक प्रकार के सामाजिक आदर्श को कहते हैं जो सामूहिक होने के कारण सामान्य बने। यह एक सामूहिक दशा है जिसकी पुनरावृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में इसकी उपस्थिति इसे सामूहिक नहीं बनाती, बल्कि संपूर्ण समूह की संपत्ति होने के कारण ये प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है। सामाजिक तथ्य प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना में सामान्य रूप से इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो संपूर्ण समूह में व्याप्त है। यह सामूहिक चेतना की प्रतिध्वनि है जो व्यक्तिगत चेतनाओं में समान रूप से पाई जाती है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य की सामान्यता उसकी सामूहिकता का परिणाम है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अन्य विशेषता में वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र सामाजिक तथ्यों का अवलोकन, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना, अवलोकन के नियम के अनुमानित निष्कर्ष, पूर्व मान्यताओं का निराकरण, विषय वस्तु की परिभाषा, वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में लेक्चर से कंसर्न इम्पॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉम्टेरिया पर नित्य नियमित निरंतर आवाज़ लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। कोरोना की विभीषिका के दौर में घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर की तरफ प्रस्थान करें। वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।